Hello Manoj, Good afternoon, sir. good afternoon. How are you? Hello, sir. I'm fine, sir. So congratulations for getting rank 272 in UPSC CPF examination, and also thanks for this interview study session as well. So let's start this Thank you, study sir. session, and you're expected to tell about your schooling and background first. What was your schooling? What was your background? Your graduation? Yeah. Sir, my name is Manoj Kumar, and I belong to district Udhampur, Jammu and Kashmir. And I had completed my 10th from the Udhampur itself, from Leader Flower Convent School. And there I had completed my diploma in mechanical engineering, 3-year polytechnic from Jammu. And there I had completed my BTech from Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Punjab, in mechanical engineering. And I had completed my BTech in 2019, and thereafter I am preparing for the CAPF and as well as civil service. सिविल सर्विस ओके. कितने अटेम्प्ट्स आपके सीएससी में हुए थे और देन आपने कब सोचा कि यू शुड टर्न टुवर्ड्स सीएपीएफ एज वेल? Sir, my first priority is a CAPF. ओके. Civil service is my backup. I am secondary giving these civil services. CAPF एक priority थी फॉर्म के यूनिफॉर्म लिए. की, तो जिसमें मेरा फोकस CAPF ही था. तो अच्छा. सिविल सर्विस 4 अटेम्प्ट दिए हैं, मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 272 आया. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. तो कैसे आप मैनेज करते थे अपनी प्रिपरेशन? सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आप बता सकते हैं पेपर 1 से सबसे पहले. पेपर 1 से जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी आपकी रही थी आप बताइए. ठीक है. इनिशियली तो मैं खुद से ही प्रिपरेशन कर रहा था. लैक ऑफ गाइडेंस बोल सकते हैं थोड़ी-सी, जिसकी वजह से मुझे कौन-कौन से रिसोर्सेज़ फ़ॉलो करने हैं, इतना नहीं पता था, गाइडेंस नहीं थी कि मैं कौन-कौन सी बुक्स फ़ॉलो करूँ, किस तरीके से फ़ॉलो करूँ. तो जिसके लिए पेपर 1 में जीएस पार्ट के लिए जो 250 मार्क्स का है, तो उसके लिए सबसे पहला कंपोनेंट जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो है जनरल साइंस. तो साइंस के लिए मैंने अपने जो अटेम्प्ट्स में एनसीईआरटी पे ज़्यादा फ़ोकस किया है. एनसीईआरटी एक बेस है, 8th, 9th, 10th की एनसीईआरटी. उसके साथ क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो उसमें काफ़ी सारे बेसिक्स यूपीएससी बेसिक टर्म्स पूछता है. तो एनसीईआरटी में बेसिक्स टर्म्स काफ़ी अच्छे से हैं. और उसके बाद मैं साइंस के लिए पर्टिकुलरली साइंस बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी एनडीए, सीडीएस इनके साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करता था. ओके. यूपीएससी साइंस के इसमें काफी क्वेश्चन पूछते हैं एनडीए और सीडीएस में. तो साइंस पार्ट और उसके बाद मैथ्स पार्ट. मैथ्स मेरा थोड़ा सा इतना स्ट्रांग नहीं था. मैं आरएस अग्रवाल की बुक आती है, मैं उसमें से नॉर्मल क्वेश्चन सीपीओ, एसआई, अदर बैंकिंग क्लर्क, ओके. नॉर्मल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था मैथ्स के लिए. मैथ्स के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं किया, बस नॉर्मल पीवाईक्यूज. और जिसके बाद पॉलिटी के लिए एक बेस्ट सोर्स एम लक्ष्मीकांत. उसके अलावा कुछ फॉलो नहीं किया. ओके. सेलेक्टिव रीडिंग उसकी, ज्यादा फोकस रिवीजन पे पॉलिटी ओके. का. और जिसके बाद उसके बाद इकोनॉमी. जी. इकोनॉमी के लिए मैंने मुन्नाल सर के हैंडआउट्स हैं, जी. उस पे कंप्लीटली उसी पे रिलाय था. क्योंकि सीएपीएफ में पिछले कुछ साल में माइक्रो इकोनॉमी पे ज्यादा वेटेज थी. बट ओके. अब मैक्रो पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. तो मुन्नाल सर के नोट्स में दोनों दिया है, लास्ट में माइक्रो का भी ब्रीफ में दिया है. तो ओके. जितने से मेरे को लगता है कि वो सफिशिएंट है. कुछ क्वेश्चंस बाहर से आउट ऑफ बॉक्स आ जाते हैं, बट मैक्सिमम कवर हो जाता है उसमें. ओके. वो मैंने वो फॉलो किया है मुनाल सर के नोट्स. देयर आफ्टर उसके बाद करंट अफेयर के लिए विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ता था मैं. पर ठीक है. स्पेसिफिकली अगर सीएपीएफ की, जब सीएपीएफ के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि सीएपीएफ में एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, अदर डिफेंस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं. तो उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे पाथ फाइंडर्स करके प्रशांत जगताप सर थे, तो उनके करंट अफेयर्स की मंथली कंपाइलेशंस पढ़ लेता था. ओके. तो क्योंकि सीएपीएफ के जो करंट अफेयर्स हैं वो वन लाइनर ज्यादा हैं रादर ओके. ब्रीफ में. तो डिफेंस से रिलेटेड ज्यादा फोकस करता था करंट अफेयर्स पे. और हाँ. मेन कंपोनेंट हम्म. यही है.
तो मनोज ओवरऑल कितने रिवीजन आप करते थे एक सब्जेक्ट का? एवरेज कितने रिवीजन आपके हो गए थे? इस सर मैंने ये 4th अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो ओवरऑल पहले कुछ अटेम्प्ट्स में मैं मिस्टेक करता रहा। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मिस्टेक की, रिवीजन नहीं की। मैं हुँ, ज़्यादा फ़ोकस कर रहा था पढ़ने पे कि सिलेबस कंप्लीट करूँ, जितना हो सकता है पढ़ूँ। तो जिसकी वजह से मैंने रिवाइज़ नहीं किया, तो मेरा पेपर 1 क्लियर नहीं हुआ। सेकंड ओके, अटेम्प्ट में भी मैंने कुछ मिस्टेक्स की, जैसे कि मैंने लेस पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस नहीं की। तो अच्छा, पीवाईक्यू कम पीवाईक्यूज़ एक हमें एग्ज़ाम का पैटर्न बताता है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, वो एग्ज़ैक्टली, किस डेप्थ तक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या-क्या पैटर्न फ़ॉलो करते हैं वो। तो जिससे ये कुछ मिस्टेक्स थी, तो फिर मैं ये ओवरऑल एवरेज 3 से 4 बार हर अटेम्प्ट में रिवाइज़ कर देता था। तो बार-बार अटेम्प्ट देने के बाद मैं काफ़ी बार रिवाइज़ कर चुका था वो चीज़ें। तो बस हर अटेम्प्ट में फिर जो मेरी वीकनेस थी, चाहे वो पीवाईक्यूज़ कम सॉल्व करना या फिर एक एग्ज़ाम की डिमांड को समझना कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, कितनी डीप तक, मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तो स्पेसिफिक उस स्टडीज़ को, अपने लूप होल्स को फाइंड आउट करते गया, तो रिवाइज़ करते गया उस चीज़ को। ओके। सो हाउ मेनी टेस्ट यू अटेम्प्टेड और टेस्ट में आपके मार्क्स कैसे आते थे? अ, टे टेस्ट में थोड़ा-सा मैं कुछ टेलीग्राम पे टेस्ट मिलते थे इनके पाथफाइंडर्स के, तो मैं वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह करता था। उसमें मेरे काफ़ी कम नंबर आते थे शुरू में मॉक टेस्ट में, 90, कई बार 95। तो जिसमें फिर मैंने इनिशियल में भी मॉक प्रैक्टिस नहीं की है, वो भी एक वीकनेस थी मेरी कि जो मैंने मिस्टेक की थी। फिर लास्ट के 2 अटेम्प्ट में मैंने मॉक भी प्रैक्टिस किए, ज़्यादा मॉक नहीं दिए, 5-5, 6-6 मॉक्स दिए थे, जिससे मेरे को ये एनालाइज़ हो गया था कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ। तो ओके, फिर मॉक में ऑन एन एवरेज 110, 120, 130 ये रेंज रहती थी सर। एंड पेपर 2 के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही थी? पेपर 2 के लिए जो 200 मार्क्स का मेन कंपोनेंट है एसे जिसमें हमारे पास 4 एसेज़ हैं। तो एसे के लिए मैं करंट अफेयर्स पे न्यूज़पेपर पढ़ता था, जहाँ से मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स, डाटा, जो क्योंकि सीएपीएफ की डिमांड जो है एसे की वो थोड़ी-सी अलग है। वो 300 वर्ड्स में 20 मार्क्स कैसे लिखना है, तो हमें स्पेसिफिक चीज़ें लिखनी हैं उसमें। तो जिसके रिलेटेड मैं सिविल सर्विस के भी ऐसे टॉपर्स कैसे देखता था, तो उनको कैसे मैं बिल्कुल प्रिसाइज़ करके 300 वर्ड्स में लिखूँ और 20 मार्क्स से अच्छे से लिख पाऊँ। तो मैं अपना डाटा वगैरह कलेक्ट करता था, जो भी करंट अफेयर्स के, और सीएपीएफ में जो एसेज आते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक कुछ थीम्स हैं। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड काफ़ी एसेज आते हैं, डिफेंस से रिलेटेड, जिसके बाद क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये कुछ थीम्स हैं जिनके रिलेटेड मैं कुछ टेम्पलेट्स तैयार कर देता था कि ये आएगा तो मेरी ये कोड्स होंगे, ये डाटा रहेगा, थोड़ा उसको ऊपर-नीचे करके एडजस्ट करने का। और सेकंड आर्गुमेंट्स की मैं प्रैक्टिस करता था। आर्गुमेंट्स कभी कई बार न्यूज़पेपर में द हिंदू में मेरे को डे याद नहीं है, आई थिंक अराउंड वेडनेसडे, उसमें एक फॉर एंड अगेंस्ट के लिए आर्गुमेंट्स आता है, तो उससे ओके, उसमें से काफ़ी कुछ सीखता था कि फॉर एंड अगेंस्ट में कैसे पॉइंट्स प्रेज़ेंट करते हैं। तो उसके बाद कुछ बच्चों के आंसर्स देखता था टेलीग्राम पे ग्रुप में, बच्चे कैसे लिखते हैं, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ उनसे सीख के। और रिपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स राइटिंग वगैरह की के भी। लिए जी, बिल्कुल रिपोर्ट यस राइटिंग, सर। आर्ग्यूमेंट्स वगैरह के लिए क्या यस करते सर, रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट्स मैं उसके लिए प्रैक्टिस करता था। जो भी टेलीग्राम में कुछ जो भी मेरे को मॉक टेस्ट मिल जाता था, मैं उसको सॉल्व करता था। कोशिश करता था कि जितना पहले मैं क्वालिटी थोड़ा लिखने की कोशिश करता था कि अच्छा लिख पाऊँ। टाइम पहले कंस्ट्रेंट नहीं थी, फिर उसके बाद टाइम को कि टाइम के अंदर लिखना है, फिर क्वालिटी विद टाइम। तो उस चीज़ को थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करने लगा। और उसके बाद प्रेसी राइटिंग, पैसेज राइटिंग है, और जिसके बाद लास्ट ग्रामर है। ग्रामर थोड़ी-सी मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और मैं ज़्यादा फ़ोकस ऐसे पार्ट पे देता था। मैंने हैं? स्टेट पीसीएस के 3 बार मेंस लिखे थे, तो
मुझे ये था कि मैं ऐसे में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता हूँ थोड़ा। तो ऐसे ग्रामर थोड़ा वीक था मेरा बट ऐसे में मैं थोड़ा लिख सकता हूँ। ओके, ओके। एंड इंटरव्यू के लिए आपकी क्या फिर स्ट्रैटेजी रही? इंटरव्यू के लिए ये कहूँगा कि मेरे जीएस में मुझे पता था कि मेरे थोड़े से कम मार्क्स हैं। पेपर 2 के मार्क्स पता नहीं थे, पर ये आइडिया था कि मेरे को इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। तो जिसके लिए मैंने डैफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया। अराउंड 3 महीने तक मैं ओके, कंप्लीटली डेडिकेटली इंटरव्यू के लिए फ़ोकस था। तो जिसमें मैंने डैफ को बिल्कुल छोटे-छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन किया था। स्टार्टिंग फ्रॉम नेम से लेके अपनी प्लेस को लेके उनके बारे में जो भी पढ़ सकता था छोटी-छोटी चीज़ों में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो थी, चाहे आपने उधमपुर के बारे में, जम्मू कश्मीर से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, तो जम्मू कश्मीर हमेशा एक हॉट टॉपिक रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, तो उस जम्मू कश्मीर से रिलेटेड काफ़ी डिटेल में पढ़ा था अच्छे से। मेरा जो डैफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, हॉबीज़ वाला पार्ट जो है, उस पे मैंने अच्छे से ओके, तैयार किया था। अपनी हॉबीज़, पोज़ीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सारी चीज़ें जो एक बेसिक थी, और उसके बाद मैं करंट अफ़ेयर्स पे बड़ा ज़्यादा फ़ोकस था। मैं पर्टिकुलरली द हिंदू फ़ॉलो करता था। तो द हिंदू को मैं अच्छे से जो भी जो चाहे वो आईआर का पार्ट हो या डिफेंस से रिलेटेड हो, इन 2 चीज़ों पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करता था। और करंट अफ़ेयर्स में, तो करंट अफ़ेयर्स, न्यूज़पेपर, डैफ और कुछ ये जो चीज़ें हैं जिस पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करता था। फिर उसके बाद मैंने मॉक वगैरह दिए। व्यास आईएएस में भी एक मॉक दिया था मैंने, जी, और मुझे याद है कि अ, मॉक से काफ़ी कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ मेरा। फर्स्ट मॉक में थोड़ा-सा नर्वस था। सेकंड मॉक देने से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया। जो फर्स्ट मॉक में गलतियाँ की थी, वो सेकंड मॉक में नहीं की। देन सेकंड फिर मैं 3 मॉक दिए थे, तो जिसमें मैंने हर एक मॉक में कुछ गलतियाँ की, उनको एनालाइज़ किया, जिसकी वजह से मैं यूपीएससी में कॉन्फिडेंट गया था इंटरव्यू के लिए। ओके। ओवरऑल डेली शेड्यूल आपका कैसा होता था? कैसे आप टाइम मैनेज करते थे सीएसई, स्टेट बीसीएस की प्रिपरेशन के साथ? अ, मेरा ऐसा था कि अराउंड मैं लेट नाइट तक पढ़ता था। तो मैं सुबह लेट उठता था अराउंड 9 टू 10, और ओके, उसके बाद मैं लाइब्रेरी चले जाता था अराउंड 6 आवर तक। उसके बाद मैं पर्टिकुलरली कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लेता था। मोस्टली एक सब्जेक्ट, लंच टिल लंच अराउंड 3 तक, और उसके बाद फिर 2 1 डेढ़ घंटा रेस्ट करके फिर अराउंड 5 टू 6 आवर्स फिर सेकंड सब्जेक्ट। तो जिसमें मैं एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फ़ोकस करता था। अगर सीएपीएफ का एग्ज़ाम है, तो मैं डेडिकेटली सीएपीएफ पे फ़ोकस था। जब मेरे स्टेट सर्विस के मेंस थे, तो मैं डेडिकेटली स्टेट सर्विस पे फ़ोकस करता था। तो क्योंकि काफ़ी टाइम होता था बीच में, ये लकीली ये था कि सीएपीएफ और स्टेट पीसीएस के जो मेंस थे, वो उनमें टाइम काफ़ी मिलता रहा मेरे को, जिससे मैं अच्छे से मैनेज करता रहा उनको। सीएपीएफ की प्रिपरेशन आप कितने महीने पहले से स्टार्ट कर देते थे? अ, स सीएपीएफ की अराउंड 2 टू 3 मंथ्स मैं प्रेफ़रेंस रखता था। 2 टू 3 मंथ्स अच्छे से रिवाइज़ कर सकूँ चीज़ों को। क्योंकि फर्स्ट पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने काफ़ी गलतियाँ की थी। मैं इतना ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाया, ओके, एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं की, कुछ मॉक टेस्ट नहीं दिए। उन उन गलतियों पे फिर मैं थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफ़िक हो गया कि कैसे मैं उन गलतियों को इम्प्रूव कर पाऊँ और अपना स्कोर बढ़ा पाऊँ। तो थर्ड अटेम्प्ट में मेरा 2 ढाई मार्क्स से पेपर 1 रह गया था। तो फिर 4th अटेम्प्ट में मैंने पीवाईक्यूज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया। सीडीएस, सीएपीएफ, सिविल सर्विस, एनडीए, इन चारों ओके। के क्योंकि ये चारों एग्ज़ाम जो है यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो इस पे ज़्यादा फ़ोकस किया था कि मैं कैसे अपना स्कोर बढ़ा पाऊँ थोड़ा। हुँ, हुँ। एक आपने बहुत ही ऑनेस्ट बात बोली कि आप 9-10 बजे आराम से उठते थे, फिर आप फ़ोकस के साथ पढ़ते थे 10, 11, 12 घंटे जितना हो सकता है। क्योंकि स्टूडेंट्स में यस। मिसकंसेप्शन ये होता है कि सुबह उठना ही पड़ता है 5 बजे, ख़ास करके मैं सीएपीएफ के एस्पिरेंट्स में देखता हूँ, डिफेंस एस्पिरेंट्स में, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, नींद पूरी नहीं हो रही है। मेंटल हेल्थ पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि क्या पूरी रात बैठ के पढ़ना सही है या जल्दी उठना ही सही है?
किस तरीके से अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए पढ़ा जा सकता है? यस, ये मैं बिल्कुल ये इस बात से एग्री करता हूँ कि अ, मेरा पर्सनल ये मानना है कि जब आपका मन कर रहा है पढ़ने का, तब आप ज़्यादा फ़ोकस अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मुझे आदत थी कि रात को मैं अच्छे से ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ सकता था। तो मैं लेट नाइट तक 2-3 बजे तक पढ़ लेता था मोस्टली। कई बार ऐसा भी होता था कि मुझे दिन में नींद आ जाती थी, मैं दिन में भी सो जाता था। तो मैं ज़्यादा फ़ोकस करता था कि मैं कब पढ़ पा रहा हूँ अच्छे से, हुँ, रेदर कि कितने घंटे तक पढ़ पा रहा हूँ। अगर कई बार मैं रात तक देर तक रात तक अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, तो कई बार मैं सुबह तक भी पढ़ लेता था। फिक्स शेड्यूल नहीं था कि इतने बजे ही डेली उठना है, इतना फिक्स नहीं था। ये चेंज होता रहता था टाइम के साथ। एग्ज़ाम जब पास आ जाता था, तो फिर मैं ज़्यादा देर तक पढ़ता था। बट जब एग्ज़ाम कई बार दूर होता था, तो मैं 6 से 7 घंटे भी पढ़ता हूँ। कई बार ऐसा भी था कि मैं सिर्फ़ 3-4 घंटे भी पढ़ा हूँ दिन में। ओके, ये ओके, मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैंने 4th अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो पिछले 3 फेलियर्स थे, तो हर फेलियर के बाद अपने आप को मोटिवेट करना, दोबारा उसी ज़ीरो से स्टार्ट करना है। 1 साल के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो कि और मेरे को लगता है कि इनर मोटिवेशन ही सबसे ज़्यादा काम आती है इस बिल्कुल। एग्ज़ाम में, रादर एक्सटर्नल मोटिवेशन। जब तक हम खुद से अंदर से हमें मेरे लिए पैशन था यूनिफ़ॉर्म, तो मुझे यूनिफ़ॉर्म चाहिए थी, तो वो मुझे मोटिवेट करती थी चीज़ फेलियर के बाद भी। तो मैं यही बोलूँगा कि अपने आप को एनालाइज़ करो कि हम कब अच्छे से पढ़ सकते हैं। दिन में, रात में, जभी भी अच्छी स्लीप ज़रूरी है, अच्छी फूड, हेल्थ सब ज़रूरी है। अच्छी एनर्जी के लिए कांस्टेंट अच्छा पढ़ पाओ आप, तो हुँ, इसीलिए हुँ। मनोज, काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ आपकी न्यूज़पेपर्स में छपती हैं और कई बार मैंने देखा आपकी स्ट्रगलिंग स्टोरी भी बताई जाती है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हम्बलिंग बैकग्राउंड से होते हैं, तो आप एक बार अपनी अगर स्टोरी अपना जो स्ट्रगलिंग वाला जो फ़ेज़ है अगर आप थोड़ा बताएँगे उसके बारे में तो एज़ एन इंस्पिरेशन उनको भी लगेगा कि हाँ, हर कोई एस्पिरेंट बहुत प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं होता है। यस सर। मैंने जो मैं एक गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, जो उधमपुर के पास 20 किलोमीटर है, दंदाल गाँव। तो मेरे फ़ादर ट्रक ड्राइवर हैं। तो मैंने शुरू की पढ़ाई अपने रिलेटिव के घर पे रह के की है। उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प की है। और मैं हमेशा से कोशिश करता था कि मैं जितना अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में हमने बचपन से आर्मी जो डिफेंस फोर्सेस देखी हैं, तो अच्छा, उनको लेके काफ़ी मोटिवेट होता था कि मेरे को भी आर्मी में फोर्सेस में जाना है, जॉइन करनी है मेरे को। तो वो चीज़ हमेशा मोटिवेट करती थी। और फैमिली का सपोर्ट काफ़ी रहा। फैमिली ने इस जर्नी में हमेशा सपोर्ट की, डिस्पाइट इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या रही, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। तो मेरे को लगता है कि कोई भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। इस जर्नी में 4 साल की जर्नी में जो मैंने सीखा है, बस अपनी मिस्टेक्स को जो हम मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स को हम इम्प्रूव करें। और कोई भी गाँव का बच्चा है, सिटी का, कहीं का भी है, जैसे भी किसी भी हालात में इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, ये पॉसिबल है कि हम क्लियर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। मेरे लिए भी पहले एक ड्रीम जैसा था कि मैं भी ये एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, बट टाइम के साथ-साथ चीज़ें लगी कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। तो फाइनली हो गया। ये यही कहूँगा मैं। थैंक यू सो मच मनोज, वी आर प्राउड ऑफ यू। बहुत ही इंसाइटफुल बातें आपने करी, बहुत ही ऑनेस्टली आपने स्ट्रैटेजी शेयर करी। काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए आप इंस्पिरेशन हैं। थैंक यू सो मच, जल्दी हम ऑफलाइन सेंटर पे भी मिलेंगे एंड थैंक यू सो थैंक यू मच, ऑल सर, द बेस्ट थैंक यू फॉर सो योर मच सर। फ्यूचर अहेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।